कोरोना का साथी काला कातिल। कोरोना की आड़ में शरीर में दाखिल। कोरोना वायरस करता है ब्लैक फंगस को ट्रिगर। कमजोर इम्यून सिस्टम से हावी होता है ब्लैक फंगस। उत्तर प्रदेश में ब्लैक फंगस महामारी घोषित। कई मरीजों की अब तक हो चुकी है मौत। लक्षण दिखने पर ना करें लापरवाही। छोटी सी गलती पड़ सकती है जान पर भारी। खुद ना बने डॉक्टर, फौरन ले एक्सपर्ट की एडवाइस। तो देश जब कोरोना की दूसरी लहर में तेजी से बढ़ते संक्रमण से जूझ रहा है, ऐसे में कोरोना का साथी काला कातिल बनकर लोगों को मौत के मुंह में धकेल रहा है। हम बात कर रहे हैं कोरोना की ही तरह महामारी का रूप ले चुके ब्लैक फंगस की। जी हां, कई दूसरे प्रदेशों की तरह यूपी ने भी इसे महामारी घोषित कर दिया है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में ब्लैक फंगस के मामले लगातार सामने आ रहे हैं और इससे लोगों की मौत भी हो रही है। जितनी तेजी से ब्लैक फंगस की बीमारी बढ़ रही है, उतनी ही तेज उसे लेकर भ्रांतियां और अफवाहें भी फैल रही हैं। ऐसे में एक जिम्मेदार न्यूज चैनल होने के नाते आज हमने अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए आगे कदम बढ़ाया है। आपको या आपके किसी करीबी को ब्लैक फंगस हो तो आप क्या करें, क्या नहीं करें, ये मैं और मेरे साथ नीलू, हमारी सहयोगी, तमाम एक्सपर्ट्स के पैनल से इस बात को जानेंगी। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, हमारा नंबर स्क्रीन पर फ्लैश भी हो रहा है लगातार, और वो आप नंबर पर फोन करके अगर आपके पास कोई सवाल है इससे जुड़ा तो आप पूछ भी सकते हैं। नीलू, जाहिर तौर पर हम एक जिम्मेदार न्यूज चैनल हैं और जनता के सरोकार, जनता से जुड़े मुद्दों को उठाना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए ब्लैक फंगस के मसले को आज हम लेकर आए हैं। बिल्कुल अनुपम, और हमारे दर्शक भी इसमें हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि ब्लैक फंगस कोरोना के बाद अगर कोई महामारी है तो घोषित की गई है ब्लैक फंगस को उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में ब्लैक फंगस के मामले लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, जो कि चिंता की बात है, क्योंकि ये पोस्ट कोविड सिम्टम है अनुपम। और पोस्ट कोविड सिम्टम के बाद आपका शरीर कमजोर हो जाता है और इस कमजोरी का फायदा उठाकर ही ब्लैक फंगस आपके शरीर को घेर लेता है। तो आज बहुत बड़ी चुनौती कोरोना के साथ साथ ब्लैक फंगस भी अनुपम। बिल्कुल, और नीलू सबसे बड़ी बात यह है कि तमाम हमारे साथ जो डॉक्टर्स का पैनल अभी जुड़ने वाला है, उनसे ये लोग अगर चाहें तो तमाम जो भ्रांतियां हैं, जो अफवाहें हैं, क्योंकि हम देखते हैं सोशल मीडिया पर हर इंफॉर्मेशन सही नहीं होती है। डॉक्टर शैलेश जैन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि निदेशक हैं डिपार्टमेंट ऑफ लंग्स के यूनिवर्सल हॉस्पिटल में। डॉक्टर शैलेश, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सवाल सबसे बड़ा ये इंपॉर्टेंट है, लेकर कई तरह की भ्रांतियां हैं। लोग कह रहे हैं कि घर पे जो लोग ऑक्सीजन लगा रहे हैं वो सही तरीके से नहीं लगा रहे हैं, ब्लड का सर्कुलेशन ठीक ढंग से नहीं हो रहा है। आप बताइए, ब्लैक फंगस को लेकर शुरुआती इंफॉर्मेशंस क्या है? ब्लैक फंगस, जिसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हम लोग म्यूकरमाइकोसिस बोलते हैं, और ये डिकेड से, सदियों से हिंदुस्तान की मिट्टी में पाया जाता है। और आपने खास तौर से जब अपने घर पे देखा होगा कि किसी दीवार पे सीलन आ जाए, या किसी किताबों को आपने किसी अलमारी में रख दिया है, अलमारी की किताब के ऊपर काली पपड़ी बन जाती है, उसी को हम ब्लैक फंगस और म्यूकोरमाइकोसिस बोलते हैं। अब हिंदुस्तान में इस समय ये हो गया है, जिसको भी कोरोना हो रहा है उसके दिमाग में ये डर बैठ गया है कि कहीं मुझे ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस तो नहीं है। और ये समझने की जरूरत है, ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस उन लोगों को होता है जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है। कोविड पेशेंट के अंदर भी जिन पेशेंट ने इन्होंने स्टेरॉइड लिया है, स्टेरॉइड के साथ जो डायबिटिक है और डायबिटीज जिनका कंट्रोल नहीं है, या जिनको पहले कैंसर के लिए जिन्होंने कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी लिया है, या किसी पेशेंट का किडनी ट्रांसप्लांट सर्जरी हुआ है, उन पेशेंट के अंदर ज्यादा संभावना है म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस होने की। डॉक्टर शैलेश, यहाँ पर माफ कीजिएगा डॉक्टर शैलेश, आप आगे अपनी बात को कंटिन्यू करिएगा, लेकिन एक सवाल और इसमें जोड़ना चाहते हैं आप मेरी तरफ से है कि शैलेश जी, जो म्यूकरमाइकोसिस है वो बहुत पुराना रोग है। कहते हैं कि ये जो ब्लैक फंगस है वो बहुत दिनों से है, लेकिन ऐसी क्या वजह है कि इस वक्त इतना ज्यादा इफेक्ट ये लोगों को कर रहा है? इसके पीछे की सिर्फ स्टेरॉइड लेना, या जिस तरह से आप बता रहे हैं पोस्ट कोविड सिम्टम है वो है,
या फिर कोई और वजह भी आपको दिखाई देती है, क्योंकि ये महामारी का शक्ल लेता चला जा रहा है? देखिए, अभी तक ये इट इज ए ऑब्जर्वेशनल स्टडी। 5 कारण हमारे सामने आए हैं जो ब्लैक फंगस को प्रमोट कर रहे हैं। पहला, कोविड ट्रीटमेंट के अंदर इरेशनल यूज ऑफ द स्टेरॉइड। सेकंड, ओरल हाइजीन को मेंटेन नहीं करना। तीसरा, जिसकी पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा है कि कोरोना महामारी के अंदर जब ऑक्सीजन की कमी हुई तो हमने इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन को काफी ज्यादा यूज किया, तो ये संभावना आ रही है कि इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन। चौथा, जिन पेशेंट का पहले कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी या किडनी का या हार्ट का सर्जरी हुआ है, दे आर वेरी मच इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, तो उनके अंदर पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। पांचवा, जो सबसे ज्यादा कॉमन बताया जा रहा है कि अस्पताल के अंदर ये कहा जाता है कि हमने को ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन देनी है। ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन का मतलब होता है कि ऑक्सीजन पहले पानी के थ्रू जाके फिर पेशेंट के उसमें जाती है। तो ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन के अंदर जो पानी यूज करते हैं, या तो बॉइल वाटर हो या फिर वो स्टेराइल वाटर हो, टैप वाटर के अंदर म्यूकरमाइकोसिस होने की काफी संभावना रहती है। तो डॉक्टर साहब, जिस तरह से आपने कहा कि कुछ 5 संभावनाएं आपने बताई है म्यूकर माइकोसिस की लेकर, तो इसमें यह भी है कि जो ऑक्सीजन हमने इस्तेमाल किया, क्योंकि पहले फेज में हमने देखा, पहली लहर में हमने देखा कि कोविड के बहुत सीरियस मामले आए, तब भी बहुत ज्यादा म्यूकर माइकोसिस के मामले सामने नहीं आए। लेकिन इस सेकेंड फेज में अगर ब्लैक फंगस की बात की जाए तो बहुत तेजी से आगे बढ़ा है। तो इसका एक कारण यह भी है कि हमने जो ऑक्सीजन इस्तेमाल किया उसको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया, और शायद हमारे डॉक्टर्स ने भी इसको लेकर बहुत ज्यादा अवेयरनेस लोगों तक नहीं पहुंचाई कि जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं वो सही तरीके से नहीं ले रहे हैं, जो एक बड़ा कारण बढ़ा। इतना इस पेंडेमिक का इतना ओवरऑल हॉस्पिटल्स के ऊपर, डॉक्टर्स के ऊपर और जनरल पब्लिक के ऊपर लोड था। ये ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है कि जब भी आप ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन यूज करते हैं, उस ऑक्सीजन को डिस्टिल वाटर या बॉइल वाटर के को ठंडा करने के बाद ही ह्यूमिडिफायर के अंदर डालना चाहिए। तो दैट माइट बी ए मेजर रीजन, और इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन का यूज करना भी मेजर रीजन हो सकता है, बिकॉज फर्स्ट वेव के अंदर भी ऐसा नहीं था कि लोग बीमार नहीं हुए, लोगों ने ऑक्सीजन नहीं लिया, बट उस समय हमने इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन का यूज नहीं किया था। जो भी हमने ऑक्सीजन यूज किया, महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं, ये महत्वपूर्ण बात डॉक्टर शैलेश आप कह रहे हैं। हमारे साथ कुछ और डॉक्टर्स भी जुड़ गए हैं। डॉक्टर गौरव अग्रवाल हैं, सीएमएस हैं एसजीपीजीआई के लखनऊ से, वो हमारे साथ डॉक्टर है। डॉक्टर विक्रम तोमर साहब पल्मोलॉजिस्ट हैं, वो हमारे साथ डॉक्टर है। डॉक्टर तनुज भाटिया कार्डियोलॉजिस्ट हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सबका बहुत स्वागत है। डॉक्टर वीरोत्तम, मैं आपके पास आ रहा हूं, इस बात को समझाइए कि ब्लैक फंगस को लेकर तमाम जो भ्रांतियां हैं, अब ऐसे में अगर किसी को ब्लैक फंगस होता है तो क्या सावधानियां उसको बरतनी है, ट्रीटमेंट किस तरीके से हो? लोग कह रहे हैं कि ट्रीटमेंट बहुत कॉस्टली है, हर आदमी नहीं करा सकता, इस तरह की बातें भी निकलकर सामने आ रही हैं। हाँ, बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है आपका कि डेफिनेटली पूरे देश के अंदर म्यूकर के केसेस जो लास्ट ईयर के वेव के मुकाबले इस बार काफ़ी संख्या में देखने को मिले हैं। तो अभी डॉक्टर साहब ने बताया, जैसे डॉक्टर शैलेश, के कारण कई सारे, लेकिन कुछ केसेस में ऐसा भी देखा गया जिनमें कि शुगर भी नहीं था, जिनको डायबिटीज़ जैसी कंडीशन नहीं थी, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़, उनमें भी जो कोविड सीवियर पेशेंट्स होते हैं उनमें इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट हो जाती है, और उनमें जो हमारे नेचुरल किलर सेल्स होती हैं ब्लड के अंदर, उनका भी लिंक्स सामने आया है। शायद उस कारण से हमारी इम्यूनिटी कम होने से जो एक म्यूकर जो होता है, जो अनेक प्रकार की जो हमारे फंगस नाक के अंदर हमारे रहते हैं, और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो हमारी होती है शरीर की, उससे हम इनको कंट्रोल में रखते हैं। तो शायद ये हमारे शरीर के अंदर घुस जाते हैं। साइनसेस इसका मोस्ट कॉमन जगह है, जहाँ पे नाक के जरिए साइनस के अंदर जाते हैं, और फिर कई बार लंग्स में या ब्रेन में भी चले जाते हैं, और ब्लड के थ्रू विभिन्न ऑर्गन्स में भी जा सकते हैं। तो आपने जैसे पूछा कि इसको शुरुआती तौर पे हम कैसे पहचानें, क्या इसको हम जांच करें, तो जो इसके मुख्य लक्षण हैं, जैसे कि कोई व्यक्ति जिनको शुगर है, खासतौर से अभी बताया, और जिन्होंने इलाज चल रहा है कोविड का, और उनकी शुगर कंट्रोल में नहीं है, खासतौर से वे रोगी, इसके लिए ज़्यादा इसमें घातक, उनके लिए ज़्यादा घातक हो सकता है ये फंगस। इसमें सर्वप्रथम जो लक्षण आते हैं वो नाक के थ्रू आते हैं, जिनमें कि जैसे कि नाक से पानी आना, काला पानी आना, कई बार नाक में ब्लॉक, ऐसा लगे कि हमारी नाक बंद हो गई है, कई बार लगेगा कि हमारा चेहरे के आसपास का जो बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये महत्वपूर्ण बातें हैं। लेकिन अमित कुमार, एक कॉलर हमारे साथ बिजनौर से जुड़ रहे हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। तमाम लोग उत्तर प्रदेश के और बाकी राज्यों से हमें लगातार फोन भी कर रहे हैं। अमित, पूछिए अपना सवाल आप। जी, मैं ये जानना चाह रहा था, मुझे डायबिटीज के प्रॉब्लम है लगभग 18 साल से। जी, और 18 साल से सर की प्रॉब्लम है, तो क्या ये ब्लैक फंगस की प्रॉब्लम? जैसे मेरे को इंसुलिन लगता है, और इंसुलिन से भी कंट्रोल है शुगर सर। हेलो जी जी, पूछिए। मेरी शुगर सर भी इंसुलिन लगता है। तो आपको क्या कोविड हुआ है? आपको क्या कोविड हुआ है? कुछ नहीं हुआ मैडम। तो आप सिर्फ शुगर को लेकर थोड़े से वरिड हैं कि आपको ब्लैक फंगस हो सकता है या फिर नहीं? हाँ, उसी से ये जानना चाह रहा था मैं। ठीक है वीरोत्तम जी, आप ही इसका सवाल का जवाब दे दीजिए।
ने अपनी शुगर को चाहे तो दवाइयों के माध्यम से या इंसुलिन के माध्यम से पूरी से कंट्रोल कर रखा है, उनमें इस प्रकार की म्यूकर की संभावना नगण्य है। ये वही व्यक्ति है जिनकी शुगर बहुत बढ़ी हुई है, जिनके यूरिन में कीटोन्स आ रहे हैं, जिसको हम कीटो एसिडोसिस बोलते हैं। खासतौर से जो शुगर के मरीज हैं उनमें हम कहते हैं कि उनका यूरिन टेस्ट करें, और उनमें अगर कीटोन्स बढ़े हुए हैं तो वो लोग ज़्यादा लोग संभावना रहती है कि उनमें शुगर, ये इस टाइप के म्यूकर या अन्य प्रकार के जो फंगस होते हैं साइनस में, वो पैदा हो सकते हैं। तो आपको इस तरह से चिंता करने की जरूरत नहीं है अगर आपने इंसुलिन के या दवाई के माध्यम से अपनी शुगर को पूरी तरह से कंट्रोल कर रखा है। ठीक है विरोतम जी, आप जिस तरह से बता रहे थे कि ब्लैक फंगस के लक्षण क्या है, ठीक है, कोई कोविड पेशेंट है, उसका इलाज हुआ और फिर वो घर लौट कर आया, लेकिन सडनली उसकी तबीयत खराब हो गई, तो ऐसे में कैसे पहचाने कि आपको ब्लैक फंगस है और आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना है, कंसल्ट करना है? ये बहुत ही जरूरी सवाल आपने पूछा है। जैसे मैंने अभी बताया कि नाक से अगर काला पानी, नाक को एग्जामिन करें, टॉर्च डाल के देखें नाक में काली पपड़ी तो नहीं जमा हो रही है, नाक के आसपास सूजन तो नहीं हो रही है, हमारे इस एरिया में नाक आँख के साइड में कोई सूजन या सुन्नपन तो नहीं हो रहा है, या हमारी आँख में सूजन तो नहीं आ रही है, पलकें मोटी तो नहीं हो गई हैं, भारी तो नहीं हो गई है, हमें डबल विजन, ब्लरिंग ऑफ विजन तो नहीं है, दिखाई देने में कमजोरी तो नहीं हो रही है, हमारी आँख फिक्स तो नहीं हो रही है, सुबह उठे तो भारीपन तो नहीं लग रहा है। ये सब लक्षण हो सकते हैं जिनके राइनोस और इसको बोलते हैं साइनस के थ्रू जो ऑर्बिट होता है, रेट्रो ऑर्बिटल जो साइनोसाइटिस एरिया में, ये सब एरिया में साइनस म्यूकर आ सकता है। कई बार सिर में दर्द भी हो सकता है, और कई बार आप देखेंगे तो ब्लैकिश एरिया आपकी आंख के चारों ओर, या कई बार नाक के साइड में ब्लैकिश एरिया अगर आ रहे हैं, या अगर मुंह खोल के देखेंगे तो तालू के ऊपर कोई ब्लैकिश एरिया तो नहीं आ रहा है, आपके दांत कोई हिल तो नहीं रहा है। इस टाइप के लीजन जो है, शुरुआती लक्षण, ये चेतावनी देते हैं कि शायद बिल्कुल ये चेतावनी देते हैं लक्षण। जो दर्शक हमारे साथ सुन रहे होंगे वो इसको समझेंगे कि किस तरह से अगर आप में ब्लैक फंगस के लक्षण दिखते हैं तो आप कैसे डॉक्टर के साथ संपर्क करें। एक गोंडा से कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं जी, पूछे अपना सवाल। क्या हुआ? जी सर, मैं हार्ट पेशेंट हूँ। जी मैं हार्ट पेशेंट हूँ और मुझको कोविड नहीं हुआ है, लेकिन मैं ब्लैक फंगस के बारे में जानकारी चाहता हूँ। चलिए, तनुज भाटिया है, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, उन्हीं से जानते हैं। तनुज जी, इनका कहना है कि मुझे कोरोना नहीं हुआ है लेकिन मैं हार्ट पेशेंट हूं, तो मेरे में कितने ऐसे मैं कितना ज्यादा इससे इफेक्ट हो सकता हूं या फिर नहीं हो सकता? मैं जैसी अपनी जिंदगी जी रहा हूं, जैसी दिनचर्या जी रहा हूं, वैसा ही जीऊं। चलिए, लगता है तनु से हमारा संपर्क नहीं हो पाया है। डॉक्टर गौरव भी हमारे साथ। डॉक्टर गौरव, पहले इन कॉलर का आप जवाब दे दीजिए, फिर आगे इस पर चर्चा होगी। ये पूछ रहे हैं कि मैं हार्ट पेशेंट हूं लेकिन मुझे कोरोना नहीं हुआ है, मुझे कितना डरने की जरूरत है ब्लैक फंगस से? नहीं, आपको कोई खास ऐसा खतरा नहीं है। यदि आपको कोरोना इन्फेक्शन नहीं हुआ है, कोविड इन्फेक्शन नहीं हुआ है, और साथ ही आप डायबिटिक नहीं हैं, आप किसी ऐसी प्रकार की दवाइयाँ नहीं ले रहे जिनसे आपकी इम्यूनिटी कुछ खास कम हो जाए, जैसे कि अगर आपकी किडनी ट्रांसप्लांट के बाद में किसी मरीज को दवाइयाँ चल रही होती हैं या कैंसर का इलाज चल रहा होता है, तो आपको इससे बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और इस मामले में ये कहना बहुत ज़रूरी है, और ये एक तरह का मिथ भी थोड़ा हद तक हमारे समाज में शुरू हो गया है अनफॉर्चुनेटली। ये कॉन्टेजियस बीमारी नहीं है। ब्लैक फंगस ऐसा नहीं है कि किसी एक को लगी तो उससे किसी दूसरे को लग जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक स्पेसिफिक इन्फेक्शन है, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है, जो मौका देख करके ऐसे लोगों को प्रभावित कर रहा है। बिल्कुल, लेकिन डॉक्टर साहब सवाल यहाँ पर यह है कि अब जो लोग ब्लैक फंगस के शिकार हो रहे हैं, क्योंकि तमाम उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पर ये मामले सामने आ रहे हैं, ऐसे में इसका इलाज किस तरीके से है, कैसे लोग इलाज कराएं? तो अस्पतालों में कौन कौन सी दवाइयां होनी चाहिए जिनको बाकायदा इन मरीजों को देना चाहिए और ये रिकवर कर सकते हैं, क्या प्रोसेस है? जी, ये बहुत ही अहम सवाल है। ब्लैक फंगस का जो मैनिफेस्टेशन एक बार किसी को कोविड के मरीज में हो गया, या ऐसे किसी मरीज को जिसकी कोविड की समस्या अभी हाल में ठीक हुई है, उसको हो गया, तो ये ज़रूरी है कि ये मरीज़ एक स्पेशलिस्ट के द्वारा इलाज किया जाए। और सभी लेवल 3 कोविड हॉस्पिटल्स में ब्लैक फंगस पेशेंट्स के ट्रीटमेंट के लिए यूनिट्स बनाई गई हैं। इन यूनिट्स में ज़रूरी है कि एक ENT स्पेशलिस्ट, आई स्पेशलिस्ट, डायबिटोलॉजिस्ट या फिजिशियन जो कि डायबिटीज़ का इलाज करे,
पल्मोनोलॉजिस्ट, ये सब की सेवाएं हों। तमाम उत्तर प्रदेश के ऐसे अस्पताल हैं, संजय गांधी पीजीआई समेत जहां की इस तरह की यूनिट्स बनाई गई हैं और वहां पर इस तरह की टीम्स भी गठित की गई हैं जिसमें स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स इन मरीजों की जांच करके उनका कंफर्म करते हैं कि सच में उनको ब्लैक फंगस है या कोई और समस्या है, और फिर अगर आवश्यक है तो उनका इलाज करते हैं। जांच करने की प्रक्रिया में जो ईएनटी सर्जन्स और आई सर्जन्स उनकी जांच करते हैं, उनका फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, नाक के अंदरूनी, मुख के अंदरूनी जांच करते हैं और आवश्यक होने पर एंडोस्कोपी करते हैं। नाक के अंदर की सतह को देखने के लिए एंडोस्कोपी करते हैं और जरूरत होने पर बायोप्सी लेते हैं और स्मीयर्स बनाते हैं। इनसे कंफर्म होता है कि क्या म्यूकोरमाइकोसिस, जो कि वो फंगस जो ब्लैक फंगस की समस्या का जनक है, वो पनप रहा है या नहीं। बिल्कुल डॉक्टर गौरव, आपने बड़ी अच्छी बातें बताई। डॉक्टर तनुज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर तनुज, मैं आपके पास जाऊंगा, लेकिन कानपुर से हमारे पास एक कॉलर शोभित जुड़े हुए हैं। शोभित, अपना सवाल पूछिए आप। जी नमस्कार। जी शोभित, पूछिए सवाल। जी मेरा सवाल ये है कि मैम, मैंने वैक्सीन का फर्स्ट डोज ले लिया है, लेकिन इसके बाद संक्रमण का कितने % चांस रहेगा कि होगा कि नहीं होगा? क्या पूरी तरह समाप्त हो जाएगा संक्रमण? गौरव जी, इसका जवाब आप ही दीजिए। इसका जवाब एक सीधा साधारण जवाब ये है, ये सिर्फ आपके अपने हाथ में है। आप यदि अपने को कोविड से सुरक्षित रखेंगे, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाएंगे, मास्क हमेशा इस्तेमाल करेंगे, उचित दूरी बाकी लोगों से बनाए रखेंगे, अपने हाथों को समय समय पे साफ करते रहेंगे, धोते रहेंगे साबुन के द्वारा या सैनिटाइजर के द्वारा, तो आप सुरक्षित रहेंगे। बहुत महत्वपूर्ण बात। बिल्कुल डॉक्टर गौरव यही बताने की कोशिश कर रहे हैं, वैक्सीन अपनी जगह है, वैक्सीन लगेगा, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी, लेकिन साथ ही साथ आपको कोविड प्रोटोकॉल का भी बहुत अच्छे तरीके से पालन करना होगा, तो आप बिल्कुल स्वस्थ रह सकते हैं। डॉक्टर तनुज भाटिया भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर तनुज, अगर हम जिस तरह से ब्लैक फंगस की बात कर रहे हैं, अगर किसी कोविड पेशेंट को ब्लैक फंगस होता है तो वो किन किन जगहों पर सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है, और अगर जैसे किसी को इन्फेक्शन हो गया तो कितना वक्त लगेगा उसकी तबीयत बिगड़ने में, कितनी तेजी के साथ ये ब्लैक फंगस फैलेगा जिससे पहले आपको डॉक्टर से मिलना है? जी देखिए, ऐसा है, जो हम इस समय एविडेंस के बेसिस पे चल रहे हैं, म्यूकरमाइकोसिस बहुत रैपिडली प्रोग्रेस करता है और अप्रोक्सीमेटली 50% से ज्यादा केसेस में मोर्टेलिटी इसकी डॉक्यूमेंट हो रही है। ये जैसे आप कह रहे हैं 4 स्टेजेस हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है इसको अर्लीस्ट स्टेज पे पकड़ लेना। जैसे कि पहले बताया गया है, नेजल म्यूकोजा जब तक इन्वॉल्व हो रहा है, उस स्टेज पे अगर हम इसको पकड़ लेते हैं तो वो सबसे बेनिफिशियल होता है पेशेंट के लिए। अगर वो उससे आगे वाली स्टेज, जैसे कि स्टेज 2 है, जब उसमें वो पैरानेजल साइनसिस तक पहुंच जाता है, या 3rd स्टेज जिसमें ऑर्बिट तक पहुंच जाता है, या फाइनल जिसमें वो CNS मतलब ब्रेन तक पहुंच जाता है, तब ट्रीटमेंट और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और सर्जिकल प्रोसीजर्स भी लगते हैं। तो इसलिए इसके वार्निंग साइंस, जो रेड फ्लैग साइंस हैं, उनको अर्लीस्ट पकड़ना, ना कि जस्ट कि पेशेंट्स के लिए नहीं, इवन वो जो डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ उसको मॉनिटर कर रहे हैं। जो भी पेशेंट्स मोर देन 3 वीक्स वेंटिलेटर पे हैं, मोर देन 3 वीक्स नेजल कैन्युला या हाई फ्लो ऑक्सीजन थेरेपी पे हैं, इम्यूनोसप्रेसेंट्स यूज हुए हैं, स्टेरॉइड्स यूज हुए हैं, टोसिलिजुमैब यूज हुआ है, पैरासिटामोल यूज हुआ है, ये सारे पेशेंट्स हमारे रेड फ्लैग साइंस में आते हैं, जिनको हमारे को बहुत कॉशियसली मॉनिटर करना है और अर्लीस्ट से अर्लीस्ट इसकी डायग्नोसिस बनाने की कोशिश करनी है। बिल्कुल, इस पर बातचीत और थोड़ा सा और जानकारी लेंगे, लेकिन उससे पहले एक कॉलर ले लेते हैं, मुकेश चमोली से। मुकेश जी, अपना सवाल करिए। हाँ मैडम, नमस्ते जी। नमस्ते। मैं यही जानना चाह रहा था, मैं बीच में करीब नवंबर में मेरे को सीकम अल्सर हुआ था, तो वो सीकम अल्सर होने के बाद बहुत सारी एंटीबायोटिक्स चली, तो उसमें से एक जो प्रोन एंटीबायोटिक थी वो थी रिफामेक्सिन, जो अभी रिसेंटली मार्च तक मैंने उसको खाया, और बीच में उसमें कुछ एंजाइम वगैरह इनहेंस और आपके प्रोबायोटिक्स वगैरह बहुत सारी चीजें चली थी, L-ग्लूटामाइन वगैरह। तो हालांकि मैं बहुत फिलहाल तो अपने आप को काफी फिट महसूस कर रहा हूँ। रिसेंटली मेरी मार्च में दवाई छूट गई है और कोलोनोस्कोपी 4 या 5 बार हो चुकी है, तो उससे पता चला है कि अल्सर भर गया। और एवरीडे मैं 1 घंटा एक्सरसाइज करता हूँ, योगा करता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ, साथ में म्यूजिक करता हूँ, सिंगिंग करता हूँ। तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि कोरोना का कोई इम्पैक्ट मेरे पर आएगा या ब्लैक फंगस का? क्या ये रिफामेक्सिन वगैरह जो एंटीबायोटिक ली, इनसे मेरा इम्यून सिस्टम डैमेज हुआ होगा? जस्ट नो अबाउट इट।
शैलेश जी, इसका जवाब आप दीजिए, क्योंकि ये कह रहे हैं कि अल्सर था, दवाइयां कुछ खाई है, आपने सुना होगा कुछ मेडिसिन का नाम भी इन्होंने लिया है। इनका कहना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं थोड़ा वीक हूं तो मुझे ब्लैक फंगस अपनी शिकंजे में ले ले, इसको लेकर चिंता है इन्हें। आपका जो सीकम का अल्सर था उसकी कोलोनोस्कोपी के अंदर आपने बायोप्सी लिया था? नहीं लिया था, तो कोलोनोस्कोपी के अंदर बायोप्सी नहीं लिया था, वो हील हो गया था, काफी हद तक हील हो गया था। मतलब डॉक्टर साहब ने कहा कि आपको कोई दिक्कत नहीं है। बेफिक्र रही है आप? हाँ, फिर आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, आपको कोविड का ब्लैक फंगस का कोई खतरा नहीं है, उतना ही खतरा जितना आम आदमी को होता है। जैसा डॉक्टर साहब ने बोला, कोविड प्रोटोकॉल का स्ट्रिक्टली फॉलो अप कीजिएगा। बिल्कुल, कोविड का स्ट्रिक्ट आप फॉलो कीजिए। और तनुज, आपसे जिस तरह से बातचीत हो रही थी, आपने कहा कि इसको डायग्नोसिस करने में भी काफी वक्त लग जाता है, जिस तरह से बाकी डॉक्टर्स भी बता रहे हैं कि आपके पास जो स्पेशलिस्ट है वो वहां पर पहुंचता है, आंखों की जांच होती है, नाक की जांच होती है, एंडोस्कोपी होती है, तो इसमें क्या अच्छा खासा वक्त लगता है? ऐसे में क्या केसेस ज्यादा बिगड़ जाते हैं क्योंकि मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा होती है इसमें, ये भी एक वजह है क्या? जी जी, आपने बिल्कुल सही कहा। डायग्नोसिस में वक्त दो कारण की वजह से है। पहली चीज है सस्पिशन और दूसरा है डायग्नोस्टिक प्रोसीजर। मेरे हिसाब से अगर हम लोग अर्ली सीटी स्कैन या कॉन्ट्रास्ट एनहांस्ड एमआरआई का सपोर्ट लेंगे या डायग्नोस्टिक नेजल एंडोस्कोपी का सपोर्ट लेंगे, तो फ्रॉम द मेडिकल पर्सपेक्टिव इसको डायग्नोसिस में बहुत टाइम नहीं लगेगा। डायग्नोसिस मोर और लेस क्लियर है। मेन इंपॉर्टेंस है इसके सिम्टम्स को या साइंस को जल्दी पहचानना। जैसे कि फर्स्ट स्टेज है जिसमें नेजल स्टफीनेस है या थोड़ा सा डिस्चार्ज है, नाक से कोई स्टिकी फ्लूइड बाहर आ रहा है, उस पॉइंट पे पेशेंट या उसके अटेंडेंट्स या मेडिकल पर्सनल अगर उसको टाइमली डिटेक्ट कर पाएंगे तो डायग्नोसिस इतना टाइम नहीं लेगा। मेन प्रॉब्लम है जैसे ये एडवांस स्टेजेस में पहुंचेगा तो हमारी जो थेरेपी है, एम्फोटेरिसिन है, मे बी उतना इफेक्ट उतना इजीली कंट्रोल ना कर पाए। इसीलिए मेन है अपना लेवल ऑफ सस्पिशन को इंक्रीज करना। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात डॉक्टर तनुज भाटिया आप कह रहे हैं। आप सभी लोग हमारे साथ बने रहिए क्योंकि वक्त की मजबूरी है, हमें यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक